डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि राजनीतिक सिद्धांत में कैसे गिरावट आई और कैसे फिर दोबारा इसका उत्थान हुआ। पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिबेट शुरू हुई थी, जिसमें कई विचारकों ने इसमें अपने विचार दिए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डेविड ईस्टन का नाम आता है, जिसने चैलेंज किया था पॉलिटिकल थ्योरी को कि पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत बड़ा डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वो नए विचार देने में या जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में नाकाम रहे हैं। और हमें जैसे कि पता है कि इसी दौरान फिर व्यवहारवादी क्रांति भी हुई थी, वो भी ट्रेडिशनलिज्म को चैलेंज किया गया था, और फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म हुआ था, जो कि हम दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे कि क्या क्या कारण बताए गए डेविड ईस्टन द्वारा, जर्मिनो द्वारा, या फिर लियो स्ट्रास, हर्बर्ट मार्क्यूज, कई विचारक थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी थी कि किस कारण से क्या वजह रही हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये इसको बताकर कि कब डिके हुआ है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जो लगभग 100 साल का टाइम था, तो उस दौरान ये माना गया कि बड़ा नुकसान हुआ है। ये माना गया कि कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल के बाद कोई भी ऐसा विचारक नहीं हुआ जिसने पॉलिटिकल थ्योरी में अपना योगदान दिया हो, बल्कि उसके बाद के विचारक जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो उन्हीं के विचारों की व्याख्या करते रहे, उन्हीं का विश्लेषण करते रहे। उन्होंने अपने नए विचार नहीं दिया, तात्कालिक समस्याओं के ऊपर अपने विचार, नए विचार अपने नहीं दिए, जिसकी वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसमें उनकी भूमिका केवल एक दर्शक की भूमिका थी। वो देखते रहे, उन चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर पाए, उनके रोकने में अपना योगदान पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं दे पाए। तो ये कारण देखते कि कौन कौन से बताए थे। इसमें पहले तो कुछ विचारकों के नाम आते हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग कारण बताए। तो डेविड ईस्टन का सबसे पहले नाम आता है। डेविड ईस्टन ने 3 मुख्य कारण बताए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में: हिस्टोरिसिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म और हाइपरफैक्चुअलिज्म। अल्फ्रेड कॉबेन ने अपना एक लेख लिखा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में। उसने भी ये कहा कि अब ब्यूरोक्रेसी का और मिलिट्री का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है कि सब कुछ उन्हीं के अनुसार डिसाइड होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो बदलाव करने में सक्षम नहीं रहे हैं, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। एस.एम. लिपसेट ने भी अपनी एक रचना पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उसने कहा कि आज के विचारकों ने, या खासकर जो वेस्टर्न विचारक हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रोपोगेट किया, प्रोपोगेंडा फैलाया, या ऐसी बात को इस तरह से पेश किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यही हमारी मंजिल है और ये हमने पा ली है, और अब इससे आगे विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आइडियल के रूप में, एक आदर्श के रूप में पेश किया कि ये हमने पा लिया, और उसकी क्रिटिसिज्म करने की फिर किसी विचारक ने कोशिश नहीं की। क्या इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, इसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक किस्म से उन्होंने अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी या क्रिटिकल थिंकिंग थी वो बंद कर दी थी। तो एक ये कारण भी लिपसेट ने बताया है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लियो स्ट्रॉस ने अपना जो एक रचना लिखी व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसने कहा कि न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि जिसमें जो बिहेवियरिज्म में भी जो बात आई थी कि फैक्ट्स को इतना ज़्यादा फोकस किया गया और वैल्यू को छोड़ दिया गया,
तो उसकी वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरी में गिरावट आई, क्योंकि जैसा कि पोस्ट बिहेवियरिज्म रिवॉल्यूशन के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया था विचारकों द्वारा, डेविड ईस्टन ने भी इसमें कहा था कि फैक्ट और वैल्यूज़ दोनों का महत्व है, और किसी एक चीज़ पर यदि ज़्यादा जोर दिया जाता है और दूसरी चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है तो फिर वो पॉलिटिकल थ्योरी के पतन में उसका योगदान होगा। इससे पॉलिटिकल थ्योरी अच्छी डेवलप नहीं हो सकती। डेंटे जर्मिनो, उसने आइडियोलॉजिकल रिडक्शनलिज्म की बात की है। इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि आइडियोलॉजी को ही थ्योरी के रूप में पेश कर दिया, जबकि आइडियोलॉजी और थ्योरी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आइडियोलॉजी एक विचारों का समूह होता है जो एक बंद दायरे में सोचता है, उससे बाहर वो नहीं सोचता। एक आइडियोलॉजी के कुछ एजम्पशन होती हैं, प्रिजम्पशन होती हैं। तो जैसे इसने इसमें मेन योगदान बताया, जैसे मार्क्स का, कि मार्क्सिस्ट एक आइडियोलॉजी थी, लेकिन उसी को थ्योरी के रूप में डेवलप कर दिया गया, उसी को पेश कर दिया गया एज ए थ्योरी, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी भी हम बोलते हैं। तो इससे कहा कि एक विचारकों का जो सोचने समझने का दायरा वो सीमित हो गया, जबकि पॉलिटिकल थ्योरी में तो स्वतंत्र विचार होते हैं, हर विचार की व्याख्या होती है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तो हम अपने विचारों को सर्वसत्य या सर्वमान्य मानकर उनको अनुपालन करते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते। तो इसमें भी उसने कहा कि जब आइडियोलॉजी को ही थ्योरी के रूप में जब पेश किया जाने लगा तो इससे भी पॉलिटिकल थ्योरी का काफ़ी नुकसान हुआ है। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा कि नो स्कोप फॉर क्रिटिकल विजन इन साइंटिफिक स्टडी। तो इसने कहा कि जो एक ये साइंस बनाने की बात पर जोर है कि साइंस बनाना चाहिए, तो इसने कहा मार्क्यूजे ने कि इसका एक नुकसान भी है कि साइंस के नियम जो होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, वो उनकी फिर क्रिटिसाइज नहीं होती, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन सोशल साइंस में यदि आप ने कोई नियम दे दिया, मान लो कोई आपने डेमोक्रेसी का नियम दे दिया, कोई थ्योरी दे दी डेमोक्रेटिक की, या कोई आपने लिबर्टी की कोई थ्योरी दे दी, तो सोशल साइंस में हमेशा स्कोप रहता है कि कोई भी थ्योरी उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो यदि आप उसको साइंस का तमका दे दे तो ये साइंस है, ये साइंटिफिक थ्योरी है, तो इसका मतलब आप कहते हो कि इसको क्रिटिसाइज अब नहीं किया जा सकता, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो उसको कहा कि इस तरह से तो जो है वो सोशल साइंस में एक स्टेटस क्वो की समर्थक हो गई, यानी कि यथास्थिति जो स्थिति है उसको मान लिया जाए और उसमें चेंज करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाए। तो इसने कहा कि साइंटिफिक थ्योरी के जहाँ फायदे तो उसका एक नुकसान भी है कि जो इसको इतना ज़्यादा उगर होकर पेश करते हैं, वो एक किस्म से वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ हर्बर्ट मार्क्यूजे एक मार्क्सवादी विचारक और लिबरल थिंकर का क्रिटिसाइज करता है कि वो एक किस्म से लिबरल थ्योरी को लादना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अब उसकी क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जबकि सोशल साइंस में हमेशा ये स्कोप रहना चाहिए कि किसी चीज़ को चैलेंज किया जा सके, उसको बेहतर बनाने के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। तो अब ये जो कारण बताए गए हैं इसके डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, तो उसमें ये हिस्टोरिज्म का कारण बताया कि डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन का ये कहना था कि हमारे विचारक जो हैं, जो आज के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यानी कि जब ये डिक्लाइन हुआ उस टाइम के, अब तो फिर इसका रिसर्जेंस की बात करते हैं, वो इतिहास में जो प्लेटो से शुरू करते हैं या सोक्रेटिस से शुरू करते हैं और उन्हीं के विचारों को आज भी पढ़ते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर व्याख्या करते रहते हैं। जबकि आज समस्याएं बदल चुकी हैं, आज समस्याएं अलग हैं, विश्व में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। तो हमें उन पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विचार भी देने चाहिए, अपने आज की समस्याओं के अनुसार थ्योरी को डेवलप करना चाहिए। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही। तो इसको एक कारण बताया, जैसे कि द थिंकर वर टू मच इन्फ्लुएंस्ड with the history and past event that they did not analyze what was happening and how to reconstruct the damages। वो उन्हीं को व्याख्या करने में, उन्हीं का विश्लेषण करने में लगे रहे, जबकि वास्तव में जो उस टाइम पर जो घट रहा था, उसके टाइम पर जैसे वर्ल्ड वार
फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, या जो डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा, तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी दुनिया में, तो उन चीज़ों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको रिकस्ट वो जो डैमेज हो रहा था पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें उनको रोकने में उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वैल्यूज़ एंड आइडिया नीड टू बी रीडिफाइंड फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। जो आइडियाज़ थे, जो वैल्यूज़ थे, जो पुराने विचारकों ने दिए थे, उनकी ज़रूरत थी कि उनको रीडिफाइन किया जाए, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। सोसाइटी के जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको रीडिफाइन करने की आवश्यकता थी, जो कि उन विचारकों ने नहीं किया। थ्योरीज डिड नॉट हैव ए पॉजिटिव आउटलुक, नो डिड दे हैव क्रिएटिव आउटलुक। उनका आउटलुक जो था, उनका सोचने का तरीका न तो क्रिएटिव था न पॉजिटिव था, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों व्याख्या करते रहे, अपनी तरफ से उन्होंने कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं की, अपना कोई नई थ्योरी प्रस्तुत नहीं की। बोथ वैल्यूज एंड फैक्ट्स आर मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए जस्ट एंड गुड पॉलिटिकल थ्योरी। तो वैल्यू और फैक्ट दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो उन्होंने वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया और फैक्ट को नकार दिया, या बाद में जब बिहेवियरिज्म आया तो फैक्ट को ज़्यादा महत्व दिया, वैल्यू को नकार दिया। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और जब तक दोनों चीज़ें नहीं होगी, जब तक एक अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी या गुड पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप नहीं हो सकती। तो ईस्टर्न ने ही एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया, मोरल रिलेटिविज्म या डोमिनेंस ऑफ मोरल थ्योरी। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, जब हमने बिहेवियरिज्म में भी पढ़ा था कि मोरल थ्योरी को ज़्यादा, यानी कि मोरलिटी उनके विचारों में ज़्यादा होने लगी, वो रियलिटी को उन्होंने इग्नोर कर दिया। द इनडिफरेंट एंड इग्नोरेंट एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उनका वो इग्नोरेंट थे, जो वास्तव में घटना घट रही थी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक आदर्शवादिता के एक कल्पना में जीते रहे, या पुराने विचारकों के ही विचारों का विश्लेषण वो करते रहे। नो अटेम्प्ट वाज मेड टू फाइंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उन्होंने उसी को ट्रूथ मान लिया जो पुराने विचारकों ने बताया, और अपनी तरफ से कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ खोजने की, यानी कि और सही क्या है, उसका उन्होंने प्रयास नहीं किया। नो एंटीथीसिस वाज गिवन, वट एवर वाज प्रिवेलिंग सिंस द टाइम वाज एक्सेप्टेड एज इट इज़। उन्होंने जो सिद्धांत पुराने विचारकों ने दिए थे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उसको चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। भाई ऑब्स का सिद्धांत था, ऑब्स ने जो थ्योरी दी थी सोनिटी की, या फिर जो मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, या फिर प्लेटो, एरिस्टोटल ने, जो भी विचारकों के जिनको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनकी थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उनको चैलेंज करने के लिए उनके एंटीथेसिस, यानी कि उसके प्रतिवाद के रूप में कोई अपने विचार उन्होंने नहीं दिए। पॉलिटिकल वैल्यू वर डिटैच्ड फ्रॉम एम्पिरिकल रिसर्च। तो ये बिल्कुल डिटैच थे, एम्पिरिकल रिसर्च अलग थी, पॉलिटिकल वैल्यूज़ अलग थे, इनको जबकि दोनों के मिले के बिना पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप नहीं हो सकती। इसके अलावा रिलेटिविस्ट वर ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ मेयर मोटिवेशन, बट अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न वैल्यूज फैक्ट रेशनलिटी रीजन इन डेप्थ नॉलेज वाज नीडेड टू डेवलपिंग न्यू पॉलिटिकल थ्योरी। जबकि उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें चाहिए एक नई पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, वैल्यूज़ भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, रेशनलिटी भी चाहिए, रीजन भी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए। जबकि उस टाइम के विचारकों में, जिस टाइम डिक्लाइन हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, सेकेंड वर्ल्ड वार से लगभग सैकड़ों सालों का जो कार्यकाल रहा, तो वो जो दौर रहा, तो उसमें इन चीज़ों की कमी विचारकों में थी, इसलिए वो पॉलिटिकल थ्योरी को आगे नहीं बढ़ा पाए। पॉलिटिकल थिंकर शुड मीट अप सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट टू मेक इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं थी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुई। पहले सभी विचारक अपने आप को एक दायरे में फिक्स कर लेते थे, हम पॉलिटिकल साइंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जबकि वास्तविकता ये है, जब तक हम सोशियोलॉजी को नहीं, जब तक हम सोसाइटी को नहीं जानेंगे, जब तक हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे, जब तक हम ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं जानेंगे, तो तब तक हम अपने पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स को नहीं समझ सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कास्ट सिस्टम का क्या इफेक्ट है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है, जब तक हम कास्ट सिस्टम को नहीं समझेंगे, जो कि सोशियोलॉजी के दायरे में आता है, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, उसका पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है। डिसीज़न, कोई नेता कैसे बनता है, लीडरशिप कैसे बनती है, कैसे लीडरशिप डिसीज़न लेती है, जब तक हम ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं जानेंगे,
तब तक हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को। तो उन्होंने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उन्होंने नहीं अपनाया, जबकि उनको साइकोलॉजिस्ट से और सोशोलॉजिस्ट से भी मिलके उनसे भी बातें सीखनी चाहिए थी और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं अपनाए। तो ये कुछ कारण। फॉर सेवरल सेंचुरीज पॉलिटिकल थ्योरी वाज डोमिनेटेड बाय द मॉरल प्रीमिसेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और बहुत समय तक आज भी जैसे डोमिनेंस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, तो बहुत सेंचुरी तक तो उन्होंने जो है, जैसे हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जो उस टाइम पे जो एशिया अफ्रीका के जो देश थे उनके बारे में तो कोई स्टडी होती ही नहीं थी। एक सीमित दायरा था, एक वेस्टर्न यूरोप के दायरे में ही सिर्फ वहाँ की शासन व्यवस्था, वहीं की कल्चर, वहीं का पॉलिटिकल सिस्टम, सिर्फ उसी के बारे में बताया जाता था, सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, जबकि और देशों की तरफ, उनके सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। एक लिमिट थी। ये जो बाद में फिर जो मॉडर्न अप्रोच शुरू हुई, खासकर बिहेवियरलिज्म शुरू हुआ, तो फिर दायरा बढ़ाया गया था। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मॉरल प्रीमिसेस हैव कॉन्स्टेंटली एंड विगोरसली preach that they are the right and no objection or criticism can be leveled against them। उस टाइम के विचारकों ने बिल्कुल ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या वेस्टर्न थिंकिंग को ऐसे प्रोपोगेट किया कि ये बिल्कुल सही है, इसकी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता और सभी को इसी को फॉलो करना चाहिए, एक उपदेश के रूप में उसको पेश करते थे। तो जब उस सिस्टम को वो क्रिटिसाइज़ नहीं करने को अलाउड ही नहीं करते थे या खुद भी नहीं करते थे, तो इससे पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन की तरफ चल पड़ी थी। इट वॉज ए वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू चैलेंज। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कोई चैलेंज ही नहीं करता था। जो उस टाइम का प्रिवेलिंग नोशन था पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, जो पॉलिटिकल थ्योरी बनी हुई थी, उसको वो चैलेंज करने की हिम्मत वो नहीं रखते थे। जबकि जब तक एग्जिस्ट थिंकिंग कोई भी, अच्छा किसी भी विचारक ने दी है, यदि आप उसको चैलेंज नहीं करते, उसको और ज़्यादा आप रिफाइन करने की साहस नहीं है, तो फिर पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटिकल थ्योरी की है ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। एक फिर डेविड ईस्टन ने ही कहा है हाइपर फैक्चुअलिज्म, यानी कि थ्योरीज वर फॉर्म्ड रिलाइंग ऑन टू मच ऑन फैक्ट्स, यानी कि कई बार वो फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए और उसका जैसे हमने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में पढ़ा, उसका वास्तविकता से संबंध है कि नहीं है, उसका यूज़ कुछ होगा कि नहीं होगा, कहीं प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, उनका नहीं था। तो वो फिर पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पहले ही बताया गया कि फैक्ट्स और वैल्यूज़ दोनों का महत्व होता है। और उन्होंने प्रॉब्लम की वो ली, दे वर रिसर्च दैट वर इजीली रिसर्चेबल। उन्होंने एक थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टडी की जो आसानी से रिसर्च हो सकती थी, उन फैक्ट्स को या उन समस्याओं को उन्होंने जिनको ढूंढना या जिनका विश्लेषण करना मुश्किल था उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने उस तरफ रिसर्च नहीं की। उनके अपने कुछ पर्सपेक्टिव थे, सर्टन पर्सपेक्टिव थे, उनसे बाहर उन्होंने नहीं देखा, और उनके पर्पज़ का भी अभाव था कि क्या पर्पज़ है ये भी अभाव था। तो ये बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ, जैसा कि डेविड ईस्टन ने कहा। अब एक है फिर आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, जिसमें नाम आता है मुख्य रूप से, हालांकि ये बात डेविड ईस्टन ने भी कही है और डेंटे जर्मिनो ने भी ये बात कही है। उन्होंने जो अपनी एक वर्क किया, एक काम था उसका, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें ये कहा कि अब क्या हुआ कि 19 और 20 सेंचुरी में खासकर इसका टारगेट कार्ल मार्क्स की अप्रोच थी कि कार्ल मार्क्स की जैसे आइडियोलॉजी थी और फिर आइडियोलॉजी को ही थ्योरी के रूप में पेश कर दिया। जबकि अगर आप आइडियोलॉजी को थ्योरी बना देते हो तो निश्चित रूप से थ्योरी का डिक्लाइन होगा, क्योंकि थ्योरी उससे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके वे में बहुत ज़्यादा खुले उसमें ओपन होता है उसका क्रिटिसिज्म या उसका रिफाइन। जबकि आइडियोलॉजी एक किस्म से क्लोज्ड सिस्टम होता है जिसमें आपने कुछ आइडियाज़ पहले से मनफिक्स के लिए भी यही सिस्टम ठीक है या यही आइडियाज़ परफेक्ट हैं और आप उन्हीं को प्रोपोगेट करते हो, आप उनको रिफाइन करने के उनकी क्रिटिसिज्म आप स्वीकार नहीं करते। तो उसने कहा कि न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो स्टार्टेड हुई थी 19वीं और 20वीं सेंचुरी में, लैक ऑफ ओपन माइंडेडनेस, उनका ओपन माइंडेड आइडियोलॉजी से जो व्यक्ति बन जाता है उसका माइंड क्लोज हो जाता है, वो अपनी आइडियोलॉजी को फिर
क्रिटिसिज्म उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो मान के चलता है, अपनी आइडियोलॉजी की कभी वो रिव्यू करता ही नहीं, कभी समीक्षा करता ही नहीं, बीच में भी क्या गलती है सुधार, उसको तो परफेक्ट मान के चलता है। और दूसरे की जैसे एक किस्म से आइडियोलॉजी से बंधा व्यक्ति ऐसे हो जाए जैसे कोई अपने धर्म से कट्टर हो जाता है, अपने धर्म को धर्मांध जिसको बोलते हैं, तो उसी तरह आइडियोलॉजी से बंधा हुआ व्यक्ति हो जाता है। और जबकि थ्योरी जो होती है उसमें ओपननेस होती है, यानी कि उसमें सभी का खुला होता है, कोई भी उसकी अपने तर्क के आधार पर उसकी आलोचना कर सकता है। लैक ऑफ ओपन माइंडेडनेस आइडियोलॉजिकल रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द जर्मिनो वर कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जर्मिनो के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के ये कारण थे ओपन माइंडेडनेस नहीं था, आइडियोलॉजिकल रिडक्शन था। अकॉर्डिंग टू डेंटे जर्मेनो, जो उसकी बुक थी, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कलरफुल एमरजेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। तो जो कई आइडियोलॉजी उभरी मार्क्सवाद के टाइम पे, मुख्यतः इसने मार्क्सवाद को ही कहा कि मार्क्सवाद की वजह से जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। जैसे इसने यहाँ पे कहा भी, द एमरजेंस ऑफ कम्युनिज्म और कलेक्टिविज्म इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कई जगह पे कम्युनिज्म फैला था, शुरू में यूरोप में ही फैला था, ये यूरोप में ही प्रचार हुआ था और अंत में इंग्लैंड में रहकर ही मार्क्स अपने आखिरी दिन इंग्लैंड में ही बिताए थे उसने। कम्युनिस्ट कंट्रीज इम्पोज थॉट एंड फीलिंग अपॉन द इंटेलेक्चुअल एंड फाइनली दिस डिस्ट्रॉय द ओपननेस ऑफ द सोसाइटी। अब कहा कि मार्क्सवाद की वजह से जो साम्यवाद जो फैला, जैसे रशिया में जो शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो और भी जो बाद में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की भी बात है कि जहाँ पर साम्यवाद फैला तो उन्होंने अपनी विचारधारा को थोप दिया और इंटेलेक्चुअल को भी ये राइट नहीं था, वहाँ के बुद्धिजीवियों को भी अधिकार नहीं था कि उस विचारधारा को चैलेंज करें। उनको अगर उस देश में रहना तो उस विचारधारा का समर्थन ही करना पड़ता था। और बहुत सारी उस देश की यूनिवर्सिटी में या जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो उसी को प्रोपोगेट करने में लग गए, तो उन्होंने एक किस्म से पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत नुकसान पहुंचाया और वो आइडियोलॉजी को ही बढ़ाने में लग गए। जैसे कि आज भी साम्यवादी देशों में ऐसे देखने को मिलता है, जैसे चाइना में भी है, तो वहाँ का कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं, उसको ऐसा बोलने की इजाज़त नहीं मिल सकती जो साम्यवाद को चैलेंज करता हो या उसमें कमियाँ बताता हो। द आइडिया ऑफ लिबरल दैट डेमोक्रेसी वाज ए काइंड ऑफ टेलिस्मैन विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डिवाइजिंग एनी अल्टरनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ नुकसान फिर डेमोक्रेसी के इस आइडिया नहीं पहुंचाया, जिस तरह से कम्युनिज्म में नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने ओपन माइंडेडनेस को बंद कर दिया, ऐसे डेमोक्रेसी को किस रूप में लिबरल जो थिंकर्स थे उन्होंने डेमोक्रेसी को एक आइडियल के रूप में पेश कर दिया। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट करने का मतलब ये होगा आप इसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते और चैलेंज किया भी नहीं पे। तो एक किस्म से वहाँ भी जैसे आपने जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को परफेक्ट मान लिया, तो इन्होंने डेमोक्रेसी को परफेक्ट मान लिया। तो इसकी वजह से जबकि एक सोशल साइंस में परफेक्टनिज्म नहीं आता, हमेशा प्रोग्रेस चलती रहती है आइडियाज़ का। जैसे ईगल ने कहा था थीसिस एंटी थीसिस और सिंथेसिस, विचारों में वाद प्रतिवाद होता रहता है और नए नए विचार निकलते रहते, तो ये चलता रहना चाहिए। लेकिन इन दोनों सिस्टम में इसको बंद करने की कोशिश की गई थी। एब्सेंस ऑफ मैन ऑफ विजन, और फिर ये भी आलोचना की गई कि शुरू के जो विचारक थे जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, जिसको हमने पढ़ा है, उनके अपना एक विजन था, क्लियर विजन था, अपने आइडियाज थे, चाहे हम उनसे सहमत हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी अपनी एक क्रिएटिविटी थी। अपना एक जैसे प्लेटो ने आइडियल स्टेट का आइडिया दिया, हॉब्स ने लेवियाथान का आइडिया दिया, लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया दिया या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, तो उनके अपने एक आइडियाज थे। रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया। लेकिन ये कहा गया फिर जो कि मार्क्स और खासकर जे.एस. मिल के बाद विचार कैसे हुए नहीं जिनके अपने आइडियाज़ थे, जिन्होंने अपने खुले मन से अपने आइडियाज़ दिए, जिन्होंने क्रिएटिव आइडियाज़ दिए हो, उनका कोई विज़न हो, तो ऐसे नहीं हुए, जिसकी वजह से भी जब ये पॉलिटिकल थ्योरी का नुकसान हो। बाद में तो फिर मार्क्सवादी विचार के लिबरल कुछ जैसे जॉन रॉल्स जैसे विचारक हुए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को दोबारा से डेवलप किया, लेकिन उस टाइम पे ऐसे विचारक नहीं थे।
उनमें विजन की कमी थी, उनमें वो उत्साह नहीं था, वो जोश नहीं था जो उनके पहले के विचारकों में होता था नए विचार देने को। तो ये भी एक कारण था जिससे पॉलिटिकल थ्योरी को नुकसान हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ। अब देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे कैसे किन किन वजह से डिक्लाइन हुआ, ह्रास हुआ उसका। फिर क्या है कि रिसर्जेंस फिर कैसे डेवलप हुई। तो इसमें विचारकों का कहना कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था लेकिन वो मरी नहीं थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी, अभी उसको रिवाइव किया जा सकता था, उसका पुनर्जागरण हो सकता था। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू अमेरिका। अब यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे कि जर्मनी ने आसपास के कई देशों पर हमला किया, तो वहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं वो अमेरिका चले गए थे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पॉलिटिकल साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो अमेरिका से ही हुआ था। वहाँ पर एक एसोसिएशन बनी थी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसका आगे नाम आएगा। वहीं से जैसे हम देखते हैं बिहेवियरलिज्म, जैसे हम डेविड ईस्टन की थ्योरी देखते हैं, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सारे विचारक अमेरिका से ही उसी एसोसिएशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे विचारकों उन्होंने फिर बहुत सारे बदलाव किए इस विषय में, नई नई थ्योरीज डेवलप की। तो वहीं से फिर इसका पॉलिटिकल थ्योरी का जो है वो रिसर्जेंस यानी कि उत्थान फिर दोबारा से शुरू हो गया था। उन्होंने बिगिन सीरियस रिसर्च वर्क ऑन पॉलिटिकल थ्योरी एंड देयर इंटरेस्ट डिड नॉट लाई इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन ट्रेडिशनल वे। तो उन्होंने एक नए तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना शुरू किया, ट्रेडिशनल वे को उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे जो विचारक थे, जिन्होंने जो यूरोप से माइग्रेट होकर अमेरिका गए थे, एक एसोसिएशन बनाई थी कि ट्रेडिशनल मेथड से एनालिसिस नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल फिनोमेना, क्योंकि जो उन्होंने देख लिया था कि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में नाकाम रहे, उनका विश्लेषण करने में या दुनिया में तानाशाही बढ़ती रही, उसको रोकने में उनका कोई योगदान नहीं रहा। तो इसका मतलब उनका जो पॉलिटिकल फिनोमेना को जो समझने का, एनालिसिस करने का तरीका था वो सही नहीं था, वो सही नहीं समझ पाए। तो उन्होंने फिर नए रिफॉर्म की बात की थी, नए मेथड अडॉप्ट किए गए, जैसा कि अपने देखते हैं जो कि अपने बिहेवियरलिज्म अप्रोच में रिवोल्यूशन में पढ़े हैं कि नए अप्रोच, नई टेक्निक्स, नए मेथड्स, वैल्यू फ्री स्टडी वगैरह जो डेवलप हुए थे। फिर कहा था इसमें, जैसे मैंने बताया था कि मेन रिसर्जेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ वो दो एसोसिएशन बने, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस ने, एक रॉकफेलर फाउंडेशन, जिन्होंने एक पायनियर रोल प्ले किया था पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जेंस में। एक मल्टीफेसेट प्लूरलिज्म का भी दोबारा से विकास हुआ। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि आप अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग सिस्टम को स्वीकार करते हो और सबको एक ढांचे में डालने की कोशिश नहीं करते। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम अगर डेमोक्रेसी है तो आप ऐसा नहीं कि हर जगह आप डेमोक्रेसी को एक ही सिस्टम फैलाना चाहते हो, जबकि देश की परिस्थितियों के अनुसार, सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिस्टम अलग हो सकता है। वो चीज़, एक ही चीज़ सबके लिए बेहतर नहीं हो सकती, लोगों की कल्चर अलग है। तो आप ये नहीं कि एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश मत करो, उनको एक्सेप्ट करो, जैसा कि आजकल भी किया जाता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर को पॉपुलराइज किया जाता है या देश के अंदर एक कल्चर को पॉपुलराइज करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें मल्टी फेसेटेड प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि आप उनको जैसा है वैसे रहने दो, एक जैसा बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि वो जैसे उनको उसी के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। Pluralism wants to emphasize that in any society there are numerous individuals who cherish different taste, interest, values. लोगों के अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रुचि हैं, अलग अलग उनके वैल्यू सिस्टम हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको एक एज ए क्लियर लिबरल लीनिएज, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह को उनको एक ढांचे में डालने की कोशिश ना करो। उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस ढंग से रहते हैं, जो उनकी कल्चर है, उसको फॉलो करें। तो इस विचार को एक्सेप्ट किया गया। प्लूरलिज्म प्रोसीड्स टू प्रूव दैट प्लूरलिस्ट
सोसाइटी इज़ मच बेटर देन ए रेजिमेंटेड सोसाइटी। तो इन्होंने मान लिया कि एक रेजिमेंटेड सोसाइटी से ज़्यादा बेहतर होती है जो प्लूरिस्ट सोसाइटी होती है। इसमें फिर बिहेवियरलिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इन पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे बिहेवियरलिज्म को हम पढ़ चुके हैं, उसने पढ़ने का तरीका और क्या पढ़ा जाना और कैसे पढ़ा जाना, ये दोनों चीज़ों में चेंज किया था। पढ़ने का तरीका कहा उन्हें साइंटिफिक मेथड, और क्या पढ़ा जाना है उसने कहा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या सिर्फ इंस्टीट्यूशन की स्टडी नहीं करनी, बल्कि व्हाट इज, वास्तव में क्या है, जो घटनाएं घट रही हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, जैसे पॉलिटिकल करप्शन है, वोटिंग बिहेवियर है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी वास्तव में कैसे काम कर रहे हैं हमें इनकी स्टडी करनी है। पॉलिटिकल एलिट्स हैं, तो उन्होंने जैसे कि ये तरीका किस चीज़ की स्टडी करनी है और कैसे करनी है, इनमें बहुत सारे बदलाव बिहेवियरलिज्म ने किए और जिसने पॉलिटिकल थ्योरी के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। फिर जॉन रॉल्स की थ्योरी आई 1971 में, थ्योरी ऑफ जस्टिस, काफ़ी फेमस थ्योरी है, जिसने बताया कि न्याय के नियम कैसे निर्धारित करने चाहिए। एक वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की कि आप इस तरीके से सोचो कि आप किसी भी स्थिति में हो सकते हो, आप गरीब भी हो सकते हो, अमीर भी हो सकते हो, आप पिछड़े भी हो सकते हो, गड़े भी हो सकते हो, नीचे कास्ट के भी हो सकते हो, ऊपर कास्ट के भी हो सकते हो, यानी कि आपको नहीं पता और फिर आपको कहा जाए कि आप न्याय के सिद्धांत बनाओ, तो आप कोशिश करोगे कि हमेशा एक तो अपने बारे में सोचोगे हो सकता है कि मैं बुरी स्थिति में पाऊँ, बाद में पता चले जब, तो आप कैसे नियम बनाओगे। तो उन्होंने कहा अगर इस तरह से जस्टिस के नियम बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो जस्ट होंगे, यानी कि निश्चित रूप से वो सबके लिए मान्य होंगे और काफ़ी बेहतर होंगे। तो एक ऐसी थ्योरी दी थी जो लिबरल अप्रोच पे उसने डेवलप की थी, लेकिन जो फिर जो सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट अप्रोच हैं उनके भी उनसे मेल खाती थी। तो इसने कहा कि ये नहीं है कि साइंस और मोरल थ्योरी में, क्योंकि एक नॉर्मेटिव थ्योरी थी इसकी, लेकिन वो साइंटिफिक तरीके से ही डेवलप किया गया। तो उसने कहा कि साइंस में और मोरल थ्योरी में या नॉर्मेटिव थ्योरी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ भी डेवलप की जा सकती है। तो जो वैल्यूज़ और फैक्ट्स की जो बात आती है तो वो भी इस पर लागू होती है। तो इसने फिर एक रिसर्जेंस में बहुत महत्वपूर्ण, जो आज के विचारक हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनमें जॉन रॉल्स का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे विचारक, बहुत सारी विचारधाराएं हुई जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जेंस में महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें हम कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट में लियो स्ट्रास का, माइकल ऑक्सफोर्ड का, हन्ना आरेंट का, लिबरल्स में कार्ल पॉपर का, आइज़ा बर्लिन का, लिबर्टेरियन में हेयक का, मिल्टन फ्राइडमैन का, रॉबर्ट नोजिक के नाम आते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्चेस में। इसके अलावा फिर बहुत सारे कम्युनिस्ट थिंकर्स भी हुए हैं, कम्युनिटेरियन भी थिंकर हुए हैं, जिनमें कम्युनिटेरियन थिंकर में माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर और बेंजामिन बार्बर और माइकल सैंडल के नाम आते हैं। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनका पूरी तरह से। न्यू मार्क्सिस्ट ने एक नई फॉर्म अपीयर हुई, पोस्ट मॉडर्निज्म या क्रिटिकल थ्योरी के नाम से इसके जानते हैं, जो कि क्रिटिसाइज करती है, एक नए वे देती है सोचने का, एक नया नज़रिया देती है, जिसमें नाम आते हैं एंटोनियो ग्राम्शी का, लुकाज का, एडोर्नो का, हरखाइमर का, या आल्थूसर, एरिक फ्राम, सार्ट्रे, चा गवेरा, हर्बर्ट मार्क्यूजे और जुर्गेन हैबरमास। तो बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने हर एक जो अप्रोच है, लिबरल है, लिबर्टेरियन है, या कम्युनिटेरियन है, या न्यू मार्क्सिस्ट जिसको क्रिटिकल थिंकर्स भी बोलते हैं, तो इन सभी ने अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को दोबारा विकास किया, अपने अपने विचार दिए, अपने मौलिक विचार, इनके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मार्क्सिस्ट थिंकर का बिल्कुल एक नया तरीका दिया सोचने का, तो लिबर्टी के बारे में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ये अपनी अपनी थ्योरी पेश करते हैं। तो इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिर अंत में है क्रिटिकल थ्योरी, जिसका हमने नाम लिया, इसने एक नया वे दिया है, वे ऑफ थिंकिंग दैट इनकरेज टू क्रिटिकली अप्रोच और एज अ एजम्पशन अबाउट आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। जैसे कि पहले के विचारकों में जिसकी वजह से
पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ वो ये था, उन्होंने जो पुराने विचार थे उनको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दिया था, उनको जैसा उन्होंने कहा ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि क्रिटिकल थ्योरी हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की बात करती है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने से ही एक जो संवाद बनता है, एक नए विचार निकल के आते हैं, या उसमें रिफॉर्म की बात आती है या चेंज की बात आती है। तो क्रिटिकल थ्योरी जो आज भी मॉडर्न थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट विचारों पर बेस्ड है, तो उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पॉलिटिकल थ्योरी की रिसर्जेंस में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था, अब बाद में बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आने के बाद धीरे धीरे नए विचारक आए, जिसकी वजह से उन्होंने ये डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हुआ। तो ये डिबेट थी जो चली थी काफ़ी समय तक, एक बार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइन की और फिर उसका रिसर्जेंस। तो ये हमारा विश्लेषण था पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जेंस और डिक्लाइन और रिसर्जेंस के बारे में। धन्यवाद।